ये जो मुद्दा लाया गया है, ये दोनों पक्षों द्वारा लाया गया है। ठीक है। और ये पक्ष जो हैं वो बहुत ही संकीर्ण विचारधारा के रखते हैं। फैक्ट तो ये है कि आईपीएस ऑफिसर्स भी अगर लीडर्स हैं या अगर काम कर रहे हैं, तो वो सरकार के नियमों के आधार पे कर रहे हैं, उनके नियमों के अधीन कर रहे हैं। आज कोई भी आईपीएस ऑफिसर डेपुटेशन पे आता है, और बहुत सारे ऐसे केसेस में तो आईपीएस ऑफिसर्स आना चाहते हैं एज जूनियर लेवल ऑफिसर्स। असम में हमारे कितने आईपीएस ऑफिसर्स शहीद हुए, कितने मारे गए, पंजाब में हमारे कितने आईपीएस ऑफिसर्स मारे गए। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के ऑफिसर्स भी डेपुटेशन पे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाते हैं जी। कई ऐसे ऑफिसर्स जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाते हैं, सीआरपीएफ के या बीएसएफ के, आईटीबीपी के, वो भी तो जाते हैं। आप क्या ये समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कोई भी आईपीएस ऑफिसर वहाँ पोस्टेड नहीं है? आपका ये कहना है कि जेएनके में कोई आईपीएस ऑफिसर्स पोस्टेड नहीं है? आपका ये कहना है कि पंजाब में जब सिख आतंकवाद था उसमें कोई आईपीएस ऑफिसर्स वहाँ नहीं थे? या नक्सल क्षेत्रों में कोई भी आईपीएस ऑफिसर्स या तो उड़ीसा या छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में नहीं रहा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के ऑफिसर्स भी उतने ही रहते हैं जितने कि आईपीएस ऑफिसर्स भी रहते हैं। If he is a leader, he has to own up the responsibility, and he's bloody responsible for every acts of omissions and commission. That is the true leadership. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दी एज में। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। सीएपीएफ एक्ट 2026, जी हाँ, परिभाषा बदल गई, नाम बदल गया, मगर इसके पीछे का जो विवाद था, विवाद कहें या फिर संवाद की कमी कहें, जो भी थी वो अभी भी यथास्थिति खड़ी हुई है। क्योंकि अभी हमने हाल ही में आपको दिखाया कि किस प्रकार सीएपीएफ काडर ऑफिसर्स की जो घर के लोग हैं, उनके घर की जो महिलाएं हैं, वो किस तरह से सड़क पे उतरी और उन्होंने अपना जो आवेश था या जो भी उनकी मांगें थी वो सामने रखी। अब इस पूरी बहस को समझने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिन्होंने सीएपीएफ में भी काम किया हो, जिन्होंने स्टेट पुलिस में भी काम किया हो। मैं नेतृत्व भी कह सकता था, मगर मैंने काम किया बोला इसलिए क्योंकि ज़मीनी स्तर पर काम किया है। और ये जो तस्वीरें चल रही हैं अभी, साथ ही साथ वो इस बात की तस्दीक भी कर रही होंगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। संक्षेप में, बहुत ज़्यादा ना आगे बढ़ते हुए, 1983 बैच के आईपीएस ऑफिसर ओपी सिंह सर हमारे साथ हैं। उनसे ही बात करेंगे इस सीएपीएफ बनाम आईपीएस के मुद्दे पर। क्या ये यही है या इसमें अभी भी कुछ जोड़ा या घटाया जा सकता है? सर, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आप सीएपीएफ वर्सेस आईपीएस नैरेटिव कहें, मुद्दा कहें, या जो भी इसकी परिभाषा दें, आपकी समझ में ये क्या है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी जो मैं तो इसको विवाद नहीं कहूँगा, क्योंकि विवाद की संज्ञा जो दी गई है वो बहुत ही गलत फ्रेम में दी गई है जी, मिसलीडिंग है, और एक टफ बैटल की तरह इसको ट्रीट किया जा रहा है बिटवीन आईपीएस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जी। मैंने अभी हाल ही में एक आर्टिकल लिखा, मैंने एक लेख लिखा, और वो इंग्लिश के न्यूज़पेपर में, नेशनल डेली में छपा, और मैंने उस लेख में ये बताने की कोशिश की जी कि इस पूरे डिबेट को हमें आईपीएस वर्सेस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के बाइनरी से हमें मूव करना पड़ेगा जी। क्योंकि पूरा मुद्दा जो है वो ऑपरेशनल इफिशिएंसी पे है, इंस्टीट्यूशनल बैलेंस पे है जी, और इम्पेरेटिव्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी पे है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के इम्पेरेटिव्स क्या हैं और उसको किस प्रकार हम आगे बढ़ाएं, इन सभी मुद्दों पर हम बहस करना चाहेंगे, न कि केवल एक बहुत ही संकीर्ण भाषा में या संकीर्ण रूप से हम इसको आईपीएस बनाम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की संज्ञा दें। इसीलिए मैंने कहा कि इसको हमें मूव करना पड़ेगा और इस बाइनरी को हमें हटाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि ये जो मुद्दा लाया गया है, ये दोनों पक्षों द्वारा लाया गया है, ठीक है, और ये पक्ष जो हैं वो बहुत ही संकीर्ण विचारधारा के रखते हैं। क्योंकि अगर आप सूक्ष्मता से देखें तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो हैं वो एक नेशनल सिक्योरिटी के बहुत बड़े अंग हैं जी, और उसी प्रकार इंडियन पुलिस सर्विस जी भी है, वो भी एक सर्विस का एक बहुत बड़ा अंग है। हमारी पूरी जो सुरक्षा की व्यवस्था है, एक हमारा इकोसिस्टम है, उसमें इंडियन पुलिस सर्विस एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है जी। और यही कारण है कि सरदार पटेल जब 1952 में जब इस प्रकार की संरचना की गई और जब हमारा देश आज़ाद हुआ जी, तो एक ऑल इंडिया सर्विसेज की परिकल्पना की गई जी, और ऑल इंडिया सर्विसेज की परिकल्पना करने के कारण इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये तीनों सर्विसेज को लाया गया। और इसका बहुत बड़ा मकसद जो था वो ये था कि किस प्रकार हम नेशनल इथॉस को आगे बढ़ाएं, किस प्रकार हम नेशनल इंटीग्रेशन की भावना को आगे बढ़ाएं,
लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूं कि ये इस प्रकार का जो टर्फ बैटल किया गया है बिटवीन आईपीएस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, ये बहुत गलत है। सर आपने कहा किया गया है, किसके द्वारा किया गया है आपके अनुसार? देखिए, आप समझ सकते हैं कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, चाहे वो किसी भी सर्विसेज के हों, और खासकर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जो अधिकारी हैं, जिसमें रिटायर्ड ऑफिसर्स काफ़ी आगे बढ़ के कह रहे हैं, उनको इस पूरी चीज़ों की जानकारी नहीं है, या वो उस लीडरशिप रोल को समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ प्रश्न ये नहीं है कि क्या होगा, प्रश्न ये है कि व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप मॉडल सर्व्स द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी पैरामीटर। हमारा लीडरशिप रोल, हमारी जो नेतृत्व करने की क्षमता जो है, वो हम कैसे और आगे किस तरह बढ़ाएं। अगर आप टैक्टिकल ब्रिलियंस की बात करें तो हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जो जितने भी अधिकारी हैं, हमारे जवान हैं, वो टैक्टिकली दे आर ब्रिलियंट ऑफिसर्स, दे आर ब्रिलियंट मैन, राइट। लेकिन एक बात आती है कि स्ट्रेटेजिक लीडरशिप का क्या होगा रोल। हम जानते हैं कि जिस परिस्थिति में जिन परिस्थितियों में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस काम करती है, बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स हमारा एनवायरनमेंट है, और उनको काम करना पड़ता है काउंटर इंसर्जेंसी में, काउंटर टेररिज्म में, बॉर्डर मैनेजमेंट में, डिजास्टर रिस्पांस में, या ग्रेव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में, राइट। और यही कारण है कि उनकी जो क्षमता होती है वो बहुत ही परिपक्व होती है। लेकिन साथ ही साथ उनके नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो भी इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स में रहती है। और आप जानते हैं कि इंडियन पुलिस सर्विस जो है, उनके वैल्यूज़ को अगर आप एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि उनका जो ग्राउंड नॉलेज होता है पुलिसिंग का, वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है। उनमें जो है क्षमता है कि किस प्रकार हम कोऑर्डिनेशन कर सकें, किस प्रकार हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले सकें। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को केवल हम एक बहुत ही मायोपिक वे में नहीं देख सकते, उससे हमें पूरे नेशनल पॉलिसी की तरह देखना पड़ेगा। और जो लीडरशिप आईपीएस ऑफिसर्स देती हैं उन क्षेत्रों में, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, मैंने स्वयं सीआरपीएफ में 8 वर्षों तक काम किया है। मैंने डीआईजी के तौर पर काम किया है, मैंने आईजी के तौर पर काम किया है, मैंने जिंदगी के बहुत ही शुरुआती दौर में मैंने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में काम किया है जो प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी है, और उसमें भी तरह तरह के जितने भी हमारे फोर्सेस हैं उनके लोग वहाँ पर डेपुटेशन पे आते हैं, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो। उसके बाद मैंने एनडीआरएफ का नेतृत्व किया है। एनडीआरएफ में भी हमारे समय में 12 बटालियंस होती थी, अब 16 बटालियन हैं। उन 12 बटालियंस में और 16 बटालियंस में बीएसएफ के जवान रहते हैं, सीआरपीएफ के जवान रहते हैं, आईटीबीपी के जवान रहते हैं, एसएसबी के जवान रहते हैं, और सीआईएसएफ के जवान रहते हैं, और आसाम राइफल्स के भी अब शायद जवान उसमें आ गए हैं। उसके बाद मैंने नेतृत्व किया सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का, वहाँ मैं एडीजी रहा, और फिर मैंने बाद में डीजी सीआईएसएफ के रूप में काम किया। और कई ऐसे मौके मिले जिसमें हमने इनोवेटिव स्टाइल में अपनी स्ट्रैटेजिक लीडरशिप की क्षमता दिखाई। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि आईपीएस ऑफिसर्स में स्ट्रैटेजिक लीडरशिप की कमी है या वो नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूँ कि उनके भी समस्याओं को देखे जाने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि ये जो बिल पास हुआ है, जो अब एक्ट बन गया है, ये एक्ट में जो प्राविधान दिया गया है, वो प्राविधान एक तरह से बहुत ही सोच समझकर सरकार ने बनाया होगा। ये नहीं है कि सरकार सुबह सुबह उठी और उसने इस बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया पार्लियामेंट में, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। उस बिल को बनाने में कानूनी जो जानकार हैं उन्होंने देखा होगा, गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने देखा होगा, कई लोगों से विचार विमर्श हुआ होगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑफिसर्स से भी उनकी जानकारी ली गई होगी, और तब कहीं जाकर इस बिल को बनाया गया होगा, उसको समावेशित किए जाने की चेष्टा की गई होगी, और बाद में फिर हमारे लॉ मेकर्स ने उसको पास किया, उसको कानून बनाया। तो एक पार्लियामेंट की तरफ से बना हुआ कानून सभी मुद्दों को बड़े अच्छे ढंग से देखकर उन्होंने इस चीज को बनाया होगा। तो एक केवल एक बहुत ही सरसरी तौर पर और एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से ये कह देना कि ये कानून गलत है या ये कानून में कमियां हो सकती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कमियां होती हैं, और यही कारण है कि कानून को बदला भी जाता है, उनमें अमेंडमेंट्स भी लाया जाता है। संविधान जब अमेंड हो रहा है तो कानून भी हो सकता है, और कानून को चैलेंज भी किया जा सकता है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और हमारी न्यायपालिका की व्यवस्था भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो दूरदर्शिता होनी चाहिए वो दूरदर्शिता दिखाए जाने की ज़रूरत है, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की जो संरचना है, उनका जो काम करने की प्रणाली है, मैं समझता हूँ कि उसमें एक लीडरशिप जो दिए जाने की आवश्यकता है वो इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स दे रहे हैं, और कई ऐसे
आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इस ओर काफ़ी ध्यान दिया, उन्होंने काफ़ी काम किया, तो उनके नेतृत्व की कमी हो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। या उन्होंने स्टेट्स में जो भी ग्रेव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस होता है, मैंने स्वयं देखा कि मैंने शुरू से ही डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया, पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम किया, पीएसी के बटालियंस में मैंने कमांड किया, मैं 11th बटालियन पीएसी सीतापुर में कमांडेंट था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस बात को द्योतक करती हैं कि कोई एक पैराशूटिंग नहीं होता है आईपीएस ऑफिसर्स का। आईपीएस ऑफिसर्स की भी एक ग्राउंडिंग होती है, और उस ग्राउंडिंग में उन्हें प्रशिक्षण के दौरान, चाहे वो बेसिक ट्रेनिंग हो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो या स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हो, इन सब चीज़ों में उसको सिखाया जाता है कि किस प्रकार हम टैक्टिकल तरीके से काम करें जी। और स्ट्रैटेजिक लीडरशिप जो होता है वो टैक्टिकल से कहीं ज़्यादा ऊंचा होता है। उसमें आप ये नहीं सोचते हैं कि कैसे किया जाता है, क्या किया जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट अ पोजीशन, इट्स नॉट अ टाइटल, इट्स समथिंग विच यू आर लीडिंग द फोर्स, एंड व्हेन यू लीड द मैन देन यू परहैप्स यू बिकम अ ट्रू लीडर। सर, आपने जो सारी बातें कही उनमें से मैं अब आपके सामने रखता हूँ बिंदुवार ढंग से वो सारे तर्क जो कि आते हैं सीपीएफ काडर ऑफिसर्स की तरफ से। अब चाहे वो सेवानिवृत्ति के बाद वो कह रहे हों या फिर अंदर खाने कहीं कुछ कह रहे हों, दोनों ही चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ सर, एफिशिएंसी के नाम पर उनका ये तर्क है, उनका कहना है एफिशिएंसी के नाम पर एक ग्लास सीलिंग न बनाई जाए। आपने क्योंकि राज्यसभा लोकसभा दोनों का जिक्र किया, तो राज्यसभा में भी मनोज झा साहब ने ये कहा कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, प्रोफेसर हूँ, हो सकता है कि मैं वहाँ का चांसलर ना बनूँ, मगर ऐसे कानून ना बनाए जाएं कि मैं चांसलर बन ही नहीं सकता। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये सर कि जब आपने बताया कि इसके ऊपर विचार किया गया होगा, लॉ मेकर्स ने जब ये लॉ बनाया उससे पहले, मैंने विवेक तनखा साहब का इंटरव्यू किया। इसमें एक क्लॉज है, क्लॉज 3, जो कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग, कि अगर ये एक्ट बन गया, जो कि बन चुका है सीएपीएफ एक्ट 2026, तो कोई भी जो इसके बारे में रूल पहले बनाया था या फिर कोई भी अगर ऑर्डर था तो वो लागू नहीं होगा, उसे नल एंड वॉइड उस तरीके से कर दिया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि इस पूरी विवेचना के बाद भी जो आपने सारे तर्क दिए, उनके सामने सीएपीएफ काडर के तर्क खड़े रहते हैं या फिर उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता? देखिए, हर एक मुद्दे के, हर एक पहलू के दो अंग हैं जी। आप उसके फेवर में भी बोल सकते हैं, उसके अगेंस्ट में भी बोल सकते हैं, लेकिन एक सोची समझी जो एक पद्धति होती है जिसमें प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, उसमें नियम बनाए जाते हैं, कायदे बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, उन सबों को बहुत अच्छे ढंग से सोच विचार करके किया जाता है। मैंने इतनी बारीकी से इसका अनुभव नहीं किया है कि इस जो कानूनी प्रावधान जो अभी नया कानून बना है उसमें क्या है। सेक्शन 3 की आप बात कर रहे हैं, क्लॉज 3 की बात कर रहे हैं, कि जिसमें प्रोस्पेक्टिव वे में भी नहीं हो सकता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो बाद में धीरे धीरे सना उसको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ जो है कि हमारी सारी जो पद्धति, हमारे पुलिसिंग की व्यवस्था है, वो एक एक्ट के अंतर्गत, एक प्रोटोकॉल के अंतर्गत, पुलिस एक्ट भी बनाया गया था जी। और पुलिस एक्ट के बाद बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए जो पुलिस की संदर्भों को देखते हैं। नारकोटिक्स पे कानून बना, स्मगलिंग पे कानून बना, टेररिज्म पे कानून बना, सभी के कानून बनते गए और उन कानूनों में कहीं ना कहीं सुधार होता गया परिस्थितियों को देखते हुए, उनकी चीज़ों को देखते हुए। तो ये कहना अभी बड़ा प्रीमेच्योर होगा कि क्या इसका स्वरूप होगा, क्या उसका आकार होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, गृह मंत्रालय ने और सरकार ने बहुत सोच समझ कर ये बनाया होगा और उसमें सभी लोगों को, सभी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया होगा। आप जिनका नाम ले रहे हैं वो सब वो हैं जो इसके विरोध में बोल रहे हैं। नेचुरली उनके पास एक अपना आर्गुमेंट है, लेकिन ऐसे भी बहुत से आर्गुमेंट हैं जो उसके विरोध में भी बोले जा सकते हैं, उनके अगेंस्ट भी बोले जा सकते हैं। तो ये तो वाद विवाद का विषय है, लेकिन जो बनाया गया है वो सोच समझकर, सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर सरकार ने इस प्रकार का एक कानून बनाया है जी। तो तथ्यों पे बात करते हैं। सीएपीएफ काडर के अधिकारी, और क्योंकि मैंने उनसे बातचीत भी की, इंटरव्यू भी मैंने उनका किया, उन्हीं की तरफ से जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। 16 साल तक पदोन्नति नहीं होती है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट वो जब गए, आपने कहा कि न्यायपालिका का रास्ता खुला है, वहाँ से जो ऑर्डर आया उसमें 2 चीज़ें सबसे खास थी। एक तो उसमें था कि 6 महीने के अंदर काडर रिव्यू होना है, और दूसरा ये था कि 2 साल की अवधि में जो आईजी के लेवल तक जो डेप्यूटेशन है वो कम करनी है।
सर उस परिस्थिति में आप कैसे देखते हैं, क्या ये जुडिशरी वाला एंगल आपको अभी भी दिखता है, जब एक तरफ एक ऑर्डर है और वहीं उसके सामने फिर एक बिल है जो कि देखिए कानून है? बहुत से ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनके विषय में डिबेट नहीं किया जा सकता है जी और उस पर चर्चा आने वाले समय में किया जाएगा कि क्या होगा। आप जिन चीज़ों की ओर इशारा कर रहे हैं वो नेचुरली वैसे हैं जो करियर प्रोग्रेशन के ऊपर है। बिल्कुल। सभी को एक अधिकार मिला है कि वो अपने करियर के बारे में सोचे, उसको एक अच्छे समय में एक सामान्य दशा में उसको प्रमोशन जी। मिले। करियर प्रोग्रेशन सभी चाहते हैं। एक सिपाही भी चाहता है कि हम सब हेड कांस्टेबल बने, हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बने। जी उसी प्रकार एक डीएसपी चाहता है कि हम एडिशनल एसपी बने, उसी तरह एक आईपीएस ऑफिसर भी चाहता है कि हम वो करें। ये जो है वो इंट्रा सर्विसेज की बात है, जो कि हम कैरियर को कैसे हम वो करें, इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है और दिया जा रहा है कि कैसे हम उनके प्रमोशंस को फास्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आईपीएस ऑफिसर्स नहीं होते हैं तो उनको एडहॉक प्रमोशंस दिए जाते हैं। इन सब की व्यवस्था विद इन द डिपार्टमेंट, विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड विद इन द गवर्नमेंट की जाती है। जी। लेकिन उसको आप इस चीज से नहीं जोड़ सकते कि लीडरशिप का जो बागडोर है वो आईपीएस को न दी जाए। आईपीएस में वो सारी क्षमताएं हैं, वो सारे उसके पास प्रोफेशनल नॉलेज है, वो जिसको वो साबित कर सकता है और किया है पिछले 50, 60, 70 वर्षों में। उन्होंने दिखा दिया है कि हम पूरे भारत को, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे सर वो एग्जांपल्स प्लीज कुछ दें सर इस चीज के। आप एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे आपको मैं बताऊं कि नेतृत्व उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने चेंज मैनेजमेंट किया। जी चेंज मैनेजमेंट किया, आपने देखा होगा 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की क्या हालत थी। जी लॉ एंड ऑर्डर में, कानून व्यवस्था में, कॉम्युनल राइट्स में। मैंने वो अपनी किताब में भी जिक्र किया है, क्राइम एंड गमशम में, जी कि 2017 के पहले क्या स्थिति थी कि आए दिन, मैं तो एडीजी इंटेलिजेंस रहा हूँ उत्तर प्रदेश का, मैंने देखा है कि किस प्रकार दंगे हुआ करते थे, किस प्रकार मास मर्डर्स होते थे, किस प्रकार रेप होते थे, इस प्रकार की बातें होती थी। और मैं कोई पर्टिकुलर समय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ। और किस प्रकार 2017 के बाद पुलिस प्रशासन ने और पुलिस की लीडरशिप ने, ऑफ कोर्स विद द विल ऑफ द गवर्नमेंट, उसमें भविष्य, उसमें सरकार की जो ख्वाहिश थी, सरकार की जो नीति थी और सरकार की जो मंशा थी, उसको ध्यान में रखते हुए और उसके आधार पर जी पुलिस प्रशासन ने और वहाँ के लीडर्स ने, वो लीडर्स कौन थे? वो आईपीएस ऑफिसर्स थे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हों, रेंज के डीआईजीज हों, या जोन के आईजीज हों और एडीजीज हों, और वो ऑन द टॉप ऑफ इट डीजीपी हों। उन लोगों ने दिखाया कि किस प्रकार हम पूरी इंटरनल सिक्योरिटी की व्यवस्था को हम कैसे बढ़िया कर सकते हैं। देखिए, मैंने ये कहा कि जहाँ जहाँ, अब आप तराई का लें, यूपी के तराई की बात मैं कर रहा हूँ, लेट 80s और अर्ली 90s में, जिस समय पंजाब में 1984 में जब हंगामा हुआ और उसके बाद बहुत सारी व्यवस्थाएं दुर्व्यवस्थाओं में बदल गई, सिख आतंकवाद जो है वो चरम सीमा पे था, मिलिटेंसी जो है वो, उसका धीरे धीरे स्पिल ओवर जो है हमारे उत्तर प्रदेश में भी पड़ा। उत्तर प्रदेश के खासकर उन क्षेत्रों में जो तराई का कहा जाता है, चाहे वो पीलीभीत हो, लखीमपुर खीरी हो, बिजनौर हो, नैनीताल हो, सीतापुर हो, बहराइच हो, इन सब, शाहजहांपुर हो, ये सारे जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें सिख मिलिटेंसी जो है चरम सीमा पे 90s में थी, अर्ली 90s में और लेट 80s में जी। और उसको हम लोगों ने कंप्लीटली सफाया किया। वो क्या था? वो पुलिस प्रशासन, आईपीएस ऑफिसर। मैं उस समय इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स आई वाज लीडिंग द कमांड, आई वाज एसपी लखीमपुर खीरी जी। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार नेतृत्व किया जाता है जी। तो ये कहना, और उसमें हमारे साथ बीएसएफ की भी बटालियन रहती थी, सीआरपीएफ की बटालियन रहती थी, बट नेतृत्व किसको मिलता था? नेतृत्व हम लोगों को मिलता था और आईपीएस ऑफिसर्स उस नेतृत्व को देखते थे। कॉम्युनल राइट्स होते थे, कॉम्युनल राइट्स, या फॉर एग्जांपल आप राम जन्मभूमि की बात कीजिए, जिस समय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो रहा था जी। उस जजमेंट के दौरान डिजिटल पेट्रोलिंग हम कर रहे थे। उस समय मैं डीजीपी था उत्तर प्रदेश का, और मैंने देखा कि नहीं, जिस प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशंस आ रहे हैं, जिस प्रकार की चीज़ें डिजिटल वर्ल्ड में आ रही हैं कि कॉम्युनल राइट ये हो सकता है, वो हो सकता है, हम लोगों ने उसको शांत किया। नॉट अ सिंगल इंसिडेंट हैपेंड जहाँ पे कॉम्युनल राइट या कॉम्युनल स्कर्मिशेस हो पाए। ये नेतृत्व का परिचायक है। आप ये देखिए सीआईएसएफ में, मैं आपको सीआईएसएफ का एग्जांपल देता हूँ। सीआईएसएफ में हम लोगों ने हैंड बैगेजेस में टैग हटाना शुरू किया। आपने देखा होगा 2017 के पहले जो है, अगर आप एयरपोर्ट्स पे जाते होंगे तो टैग जो है वो हैंड बैगेज में टैग लगा रहता था जिसको स्टैंपिंग किया जाता था जी। उस स्टैंपिंग को हम लोगों ने वी डिड अवे विद दैट। दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ लीडरशिप।
नेपाल अर्थक्वेक 2015 में आया, एनडीआरएफ ने ग्लोबल लेवल पे अपनी ख्याति प्राप्त की। जी पहली बार ग्लोबल लेवल पे एनडीआरएफ को एक प्रशस्ति मिली, एक रिकॉग्निशन मिला, और 74 देशों के लोग टीम्स ने, जी डिजास्टर रिस्पांस की टीम्स ने पहली बार जी भारत के नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की प्रशंसा की। ये नेतृत्व है। सो नेतृत्व की कमी नहीं है, और नेतृत्व हर एक जगह हो रहा है, चाहे वो आज आप नक्सलिज्म की बात करिए। ठीक है सर। इतने सालों से, करीब 2 दशक या उससे भी ज़्यादा दशकों से नक्सलिज्म, नक्सल एक्टिविटीज़ चल रही थी। जी। आज उसको किस नेतृत्व ने, ऑफ कोर्स बाय द विल ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ के पुलिस के नेतृत्व ने, पुलिस के लीडर ने उसको वो किया, चाहे वो आसाम का हो, छत्तीसगढ़ का हो, महाराष्ट्र का हो, मध्य प्रदेश का हो, उड़ीसा का हो, झारखंड का हो। इन सारे पॉकेट्स में सीआरपीएफ को नेतृत्व करने वाले, या सीआरपीएफ, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की जो टुकड़ियां जाती हैं प्रदेशों में और जिलों में, वो एड टू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जाती हैं। वो सामान्य जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ का होता है, उसकी सहायतार्थ जाती हैं। वो डिसीजन नहीं ले सकती हैं, डिसीजन तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेता है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लेते हैं और वहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लेते हैं। ओके। तो नेतृत्व तो डिस्ट्रिक्ट से आता है, और उस डिस्ट्रिक्ट के नेतृत्व की, चाहे वो नक्सलवाद में हो, या मिलिटेंसी हो, या सिख मिलिटेंसी हो, या टेररिज्म हो, या स्मगलिंग हो, या नैर्को टेररिज्म हो, इन सबों में हम लोगों ने देखा कि इस प्रकार की जो नेतृत्व है वो इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स ने हमेशा दिया है। सर मगर ये जो पूरा आपने सारे जो अलग अलग एग्जाम्पल्स भी दिए, क्या इसके बाद जो तर्क आ रहा है जो सामने से सीएपीएफ काडर अफसर जो कहते हैं, क्या ये सारी चीज़ें इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि फिर नेतृत्व केवल और केवल आईपीएस के हाथ में रहना चाहिए सीएपीएफ का? क्या जो सीएपीएफ काडर के अफसर हैं जो उसमें 16-16 साल से काम कर रहे हैं, क्या नेतृत्व उनकी हिस्से में नहीं आ सकता? क्या वो इस लायक नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है? देखिए, ये ऑल इंडिया सर्विसेज है। इंडियन पुलिस सर्विस जो है ऑल इंडिया सर्विसेज है, और उसमें इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स रहते हैं जी। उनका एग्जाम दूसरा होता है, उनका एग्जाम अलग होता है जी। तो नेचुरली आप 2 अनइक्वल्स को इक्वल नहीं बना सकते हैं। कल को अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, मैं इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स जो हैं चीफ सेक्रेटरी भी बन सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। सिर्फ ये है कि सर्विस कोड्स होते हैं, सर्विस कंडीशंस होते हैं, सर्विस के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सर्विस का अपना क्यूआर्स होता है, और उसके आधार पे आप किसी सर्विस को ज्वाइन करते हैं। ठीक। और उस सर्विस को ज्वाइन करने में आपका ये रहता है कि करियर प्रोग्रेशन हो, लेकिन हाँ, कहाँ तक आप, कल को एक कांस्टेबल भी कह सकता है कि हमें क्यों नहीं है एसपी बनने का अधिकार, हमें क्यों नहीं है डीआईजी बनने का अधिकार, हमें क्यों नहीं है डीजी बनने का अधिकार। तो हर एक पुलिस सर्विस में हर एक के एक अपने अपने रोल्स हैं, और उस रोल्स के आधार पे कहाँ तक वो जा सकता है उसकी परिकल्पना की गई है, और वो प्रोटोकॉल, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो कोडिफाइड हैं। उस कोडिफाइड के, हाँ, ये ज़रूर है कि हम उसके प्रमोशंस की चिंता करेंगे, हम उसके करियर प्रोग्रेशन की बात करेंगे, और यही कारण है कि हम लोगों ने ये इस बिल में भी, इस कानून में भी कहा कि 50% कहाँ पे होगा, 67% कहाँ पे होगा, और 100% कहाँ पर, और 100% कहाँ पे होगा। तो ये जो है, ये एक व्यवस्थित रूप से इस कानून को बनाया गया है, और मैं समझता हूँ कि एक निष्पक्ष तरीके से इसको दिया गया है। इसको दूसरे तरीके से इसको सोचा नहीं जा सकता है। इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव सीएपीएफ का रहा है, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो। मैं वहाँ से, उसी अनुभव से आपसे समझना चाहता हूँ, क्या जो अधिकारी, जो आईपीएस आते हैं डेप्यूटेशन पर, और जो सीएपीएफ काडर अफसर होते हैं, उनके बीच का कोऑर्डिनेशन, क्या उसमें कभी कोई फ्रैक्शन आता है एट द टाइम ऑफ सर्विंग? क्योंकि अधिकांश जो लोग हैं, कल भी, परसों भी मैं एक आईपीएस साहब का, जो भी वर्तमान में रेशमीना साहब का इंटरव्यू ले रहा था, तब भी उन्होंने कहा कि आमतौर पर जब कोई फ्रैक्शन होता नहीं है, मगर रिटायरमेंट के बाद न जाने क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा मुखर। तो एक कारण ये भी है कि सेवाओं में रहते हुए शायद उस तरीके को उतने मुखर होकर नहीं कह सकते। आप अपने एग्जाम्पल से बताएं, क्या कुछ ऐसा फ्रैक्शन है? देखिए, मेरी नज़र में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का एक लंबा अनुभव है। जैसा मैंने पहले कहा कि मैंने 8 वर्षों तक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में काम किया, एज डीआईजी एंड आईजी, और मैंने तो सभी का प्यार पाया, और लोग मुझे बहुत एक्सेप्ट करते थे, चाहे वो डीआईजी चंडीगढ़ के रूप में हो, या हमारी बटालियंस जो है नॉर्थ ईस्ट और जेएनके में डिप्लॉयड थी। तो मैंने तो कभी ये महसूस नहीं किया, और मैं तो उनकी टैक्टिकल ब्रिलियंस को हमेशा प्रशंसा करता था।
उनमें से बहुत आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स थे जो अपनी राह को आगे बढ़ाते रहते हैं। उनमें कई ऐसे हैं जो ब्रिलियंट हैं, और ये भी मैं कह सकता हूँ कि बहुत से ऐसे ऑफिसर्स जो हैं वो आईपीएस ऑफिसर से भी ज़्यादा ब्रिलियंट हो सकते हैं। इसको कभी रोका नहीं जा सकता है। कोई भी ऑफिसर की एक इंडिविजुअलिटी होती है। ये कह देना कि बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग आईपीएस यू आर द बेस्ट, ये भी नहीं है। लेकिन आपका जो ब्रिलियंस है वो आपको उस पर्टिकुलर जगह पे बहुत अच्छा करता है। नेतृत्व की जहाँ तक बात है, वो आईपीएस ऑफिसर्स की नेतृत्व की क्षमता जो है वो शुरू से ही आंकी जाती है। वो तुरंत वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में नहीं जाता है। पहले उसकी ग्राउंडिंग होती है जनपदों में, सब डिवीजन में होती है। सब डिवीजन में वो सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर्स के रूप में काम करता है। उसके बाद फिर कमांड करता है, कुछ बटालियंस को भी कमांड करता है। बटालियंस के बाद वो डिस्ट्रिक्ट का एसपी बनता है। एसपी के बाद वो डिफरेंट एजेंसीज में काम करता है। देखिए, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब भी पैरामिलिट्री फोर्सेज या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज किसी भी डिस्ट्रिक्ट में काम करती हैं तो एक सिनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। वो सिनर्जी जो है उसको हम इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन कहते हैं जी। इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन हो या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो या सिनर्जी बिटवीन स्टेट एंड सेंटर हो जी। इन सब चीज़ों को हम एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में केवल उसको एक ऑर्गेनाइजेशनल इम्पेरेटिव की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। इट शुड बी ट्रीटेड एज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी डायमेंशन। जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, उस आर्किटेक्चर में हम कहाँ पे इसको फिट इन करते हैं। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो मैंने पहले कहा कि लीडरशिप जो है वो डिसाइड करती है, और उस डिसीजन का इम्पैक्ट जो है सेंटर स्टेट रिलेशंस पे भी पड़ता है, पब्लिक परसेप्शन पे भी पड़ता है, और उनके सिनर्जी पे भी पड़ता है। जी। अब आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर जो लीड कर रहा है पैरामिलिट्री फोर्सेस को या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को, वो पोस्टेड है और या उसकी बटालियन जो है वो डिप्लॉयड है केरला में, या उसकी बटालियन डिप्लॉयड है उड़ीसा में, वहाँ पे भी उसको सिनर्जाइज करना पड़ता है। उनके वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, वहाँ की बहुत सारी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस विंग है, उन सबों से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ये कोऑर्डिनेशन जो है बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, जो उसकी ट्रेनिंग उस प्रकार होती है, उस ट्रेनिंग के आधार पर वो कोऑर्डिनेशन जो है बहुत ही सीमलेस तरीके से, एफर्टलेस तरीके से, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ए मेंबर ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज वो कर सकता है, जो एक इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स की लीडरशिप की क्षमता है और लीडरशिप का परिचायक है। तो मैं समझता हूँ कि वो कहीं पे भी बटालियन को लीड कर रहा हो, फोर्सेस को लीड कर रहा हो, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो या सीआईएसएफ हो, इन सबों में उसकी छाप होती है जो लीडरशिप रोल को दिखाती है, और वो कोऑर्डिनेट करने में, एक सिनर्जी पैदा करने में विद द स्टेट, बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, बिटवीन वेरियस एजेंसीज विद इन द स्टेट एंड बिटवीन वेरियस एजेंसीज अमंग्स द स्टेट्स एंड सेंटर, उन सबों में वो बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। सर, इसी पे एक और चीज़ निकल कर आती है, और मैं दोबारा से वही बात आगे बढ़ाऊंगा। कारण ये कि जब ये कहा जाता है कि आईपीएस आर बेटर एट गवर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द थिंग्स, और बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग द ट्रेनिंग, जो है ऑल इंडिया का जो उनका एक्सपीरियंस है उसके आधार पर भी, मगर उसके बाद तर्क ये आता है, बात ये निकल कर आती है कि आईपीएस आना चाहते हैं इन सर्विसेज में डेप्यूटेशन पर, ताकि वो आसान जगह रह सकें, डेप्यूटेशन पर दिल्ली रह सकें, ताकि उनके बच्चे आसानी से पढ़ सकें। क्यों? जो अभी सीएपीएफ काडर का अधिकारी जो कहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है, उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि हमारे बच्चों की जो बस हुआ करती थी स्कूल के लिए जब जाते थे, उस पर गोलीबारी हो जाती थी, पथराव हो जाता था, और आईपीएस वहाँ नहीं रहते हैं। आईपीएस रहते हैं दिल्ली में, या फिर जो जिसका होम स्टेट है वो वहाँ पर उसी ही फोर्स में जाना चाहता है ताकि अपने होम स्टेट में चला जाए ड्यू टू डेप्यूटेशन, और ये उनको एक आसान जगह मिलती है, आसान जगह दिखाई देती है। मैं समझता हूँ कि ये मिस इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है और मिस इन्फॉर्म्ड सूचना है। आप क्या ये समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कोई भी आईपीएस ऑफिसर वहाँ पोस्टेड नहीं है? आपका ये कहना है कि जेएनके में कोई आईपीएस ऑफिसर्स पोस्टेड नहीं है? आपका ये कहना है कि पंजाब में जब सिख आतंकवाद था उसमें कोई आईपीएस ऑफिसर्स वहाँ नहीं थे? या नक्सल क्षेत्रों में कोई भी आईपीएस ऑफिसर्स या तो उड़ीसा या छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में नहीं रहा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के ऑफिसर्स भी उतने ही रहते हैं जितने कि आईपीएस ऑफिसर्स भी रहते हैं। लेकिन ये कहना, और नेचुरली नॉर्थ ईस्ट में अगर रहेंगे तो उनके बच्चे यहीं पढ़ेंगे, अगर वो जेएनके में रहेंगे तो उनके बच्चे या तो लखनऊ में रहेंगे या दिल्ली में रहेंगे, क्योंकि वहाँ
पीस पोस्टिंग है नहीं तो वहाँ आप फैमिली रख नहीं सकते जी। तो इन चीज़ों को एक माइक्रोस्कोपिक वे में देखने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि एक मायोपिक व्यू है कि नहीं आईपीएस ऑफिसर्स को कोजी पोस्टिंग मिलती है, ऐसा नहीं। मैंने आपको कई एग्जांपल्स दिए जिसमें कि आईपीएस ऑफिसर्स ने लीड किया और उन लीडर्स को, फॉर एग्जांपल आसाम में हमारे कितने आईपीएस ऑफिसर्स कि शहीद हुए, कितने मारे गए, पंजाब में हमारे कितने आईपीएस ऑफिसर्स मारे गए। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने लीड नहीं किया, लीड करने के बावजूद के कारण ही उनकी हत्या हुई या उनको मार दिया गया। तो ये कहना तर्कसंगत नहीं होगा कि आईपीएस ऑफिसर्स केवल कोजी पोस्टिंग। और जहां तक आप कह रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस का, तो आईपीएस ऑफिसर्स के पास एक विंडो खुला हुआ है, वो सीबीआई में भी जाते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी जाते हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में भी जाते हैं, कई जगहों पे जाते हैं। तो ये कहना, और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के ऑफिसर्स भी डेपुटेशन पे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाते हैं जी। कई ऐसे ऑफिसर्स जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाते हैं, सीआरपीएफ के या बीएसएफ के, आईटीबीपी के, वो भी तो जाते हैं। तो ये जो लैटरल जो ट्रांसफ़र होता है, जो लैटरल एडजस्टमेंट होता है, वो तो सभी सर्विसेज के लिए बराबर है। सभी सर्विसेज को एक मौका दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन योर इंटेलिजेंस, योर टैक्टिकल ब्रिलियंस, योर प्रोफेशनल नॉलेज, बहुत सी चीज़ों को तभी तो वहाँ के अधिकारी और वहाँ वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको अडॉप्ट करता है। जी। कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में हैं, कई अन्य मिनिस्ट्रीज में हैं। तो उन सबों का जो है एक, मैं समझता हूं कि ये सभी का अधिकार है कि वो अपने करियर के प्रोग्रेशन के लिए कुछ करें। और हमें ये चिंता करनी चाहिए, हम एज ए लीडर, चाहे वो लीडर वो हम कहीं पे भी हों, किसी भी फोर्स में हों, हमें उन सभी ऑफिसर्स का ध्यान रखना होगा जो हमारे अभिन्न अंग हैं। और उनको अगर हम साथ लेकर नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कन्फ्रंटेशन की ज़रूरत नहीं है, ये कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, एक सीमलेस कोलैबोरेशन, जिसमें ये हमें देखना है कि किस प्रकार हमारा लीडरशिप मॉडल जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी के एपरेटस को, उसके आर्किटेक्चर को बेस्ट सर्व कर सकता है। मैं समझता हूं कि डिबेट इस पर होना चाहिए, डिबेट इस पर नहीं होना चाहिए कि आईपीएस वर्सेस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, ये टफ बैटल नहीं है। सर, अब ये यहीं से बात शुरू हुई थी। मैं थोड़ा संक्षेप में फिर ये समझना चाहूँगा आपसे कि फिर इसके पीछे का कारण है क्या, फिर ये शुरू कैसे हुआ, इसमें ये पक्ष आईपीएस बन कैसे गया? अगर सीएपीएफ की कुछ मांग थी तो सरकार से रखनी चाहिए थी, जो कि अभी मैंने हरिचंद्र मीना जी का नाम लिया, उन्होंने भी ये कहा कि अगर सीएपीएफ के अधिकारियों को कोई दिक्कत थी तो उन्होंने आईपीएस को बनाना चाहिए था पार्टी, जो केस वो लड़ रहे थे, मगर आईपीएस को पार्टी बनाया नहीं। यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट था उसमें पार्टी दूसरा। तो फिर ये सारा का सारा पोस्टर बॉय ऑफ बीइंग दिस एंटायर इशू वो आईपीएस कैसे बन गए सर? आपको क्या लगता है इसके नहीं, आपको इसलिए लगता होगा कि आईपीएस चूंकि उन ऑर्गेनाइजेशंस को लीड कर रहे हैं तो उनका सारा गुस्सा जो है वो आईपीएस ऑफिसर्स के प्रति है। लेकिन फैक्ट तो ये है कि आईपीएस ऑफिसर्स भी अगर लीडर्स हैं या अगर काम कर रहे हैं तो वो सरकार के नियमों के आधार पे कर रहे हैं, उनके नियमों के अधीन कर रहे हैं। आज कोई भी आईपीएस ऑफिसर डेपुटेशन पे आता है, और बहुत सारे ऐसे केसेस में तो आईपीएस ऑफिसर्स आना चाहते हैं एज जूनियर लेवल ऑफिसर्स। फॉर एग्जांपल, मैंने ही स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में एज एसपी आया। मैं सिर्फ 6 या 7 साल की मेरी नौकरी थी, मैं एक जिले का कप्तान रह चुका था और उसके बाद मैंने ऑप्ट किया। 90 का दौर रहा होगा। 90 का दौर था तो मैं आया। तो बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो डेपुटेशन पे आना चाहते हैं, और नॉट नेसेसरली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, वो कहीं पे भी आना चाहते हैं और वो आना चाहते हैं और अपने योगदान को देना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सरकार जो है, राज्य की सरकारें उनको रिलीव नहीं कर पाती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बेसिकली जो हमारा लेऑन होता है वो राज्य सरकार के लिए होता है। हम कहे तो जाते हैं ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स, लेकिन हमारा एक अलॉटमेंट होता है, कैडर अलॉटमेंट होता है एक पर्टिकुलर राज्य को। जैसे मैं यूपी कैडर से हूँ, तो मेरी सारी सर्विसेज जो है यूपी में। कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने डेपुटेशन किया ही नहीं है, पूरी जिंदगी वो उसी राज्य में शुरू से लेकर अंत तक वो रह जाते हैं। लेकिन मैंने अपना देखा कि मुझे तो बहुत लाभ मिला इस बात का कि मैंने जिंदगी के आधे से थोड़ा ही कम मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में बिताया और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट बिताया। ये बहुत विरला होता है, बहुत कम होता है कि मैंने सीआईएसएफ का डीजी होने के बाद, एनडीआरएफ के डीजी होने के बाद मैंने यूपी पुलिस का मैं डीजीपी बना जी। तो इससे इन दोनों सर्विसेज को, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो या सीआईएसएफ हो या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हो, ये दोनों लाभान्वित होते हैं उस प्रकार के लीडर से। मैंने कई ऐसी चीज़ें देखी जो सीआईएसएफ में बहुत अच्छी थी, बेस्ट प्रैक्टिसेस थी। उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस में लागू किया
Okay. और उत्तर प्रदेश की बहुत सारी चीज़ें हमें पूरा उम्मीद है कि ऐसे ऑफिसर्स जो आते होंगे वो यहाँ लागू करेंगे। तो इस प्रकार का जो एक्सचेंज शेयरिंग ऑफ जो इंफॉर्मेशंस और शेयरिंग ऑफ प्रैक्टिसेस होता है वो पूरे देश के लिए और एक इंटरनल सिक्योरिटी Internal मैकेनिज्म के लिए एपरेटर्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सर आपने ये कहा इंटरनल सिक्योरिटी पूरे एपरेटिस के लिए, तो वहीं एक तरफ निकल के आया कि आईपीएस कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स देते हैं, और मैं इसका सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे जवान गया, जवान ने जाके दरखास्त लगाई, जो उनके कंपनी कमांडेंट साहब हैं, छुट्टी चाहिए, कंपनी कमांडेंट ने मना कर दिया ड्यू टू एनी रीजन। वो आईपीएस के पास गए, आईपीएस ने छुट्टी सैंक्शन कर दी, क्योंकि आईपीएस का अपना सोचने का तरीका अलग है। अब आईपीएस का ऑर्डर आया कि हमें इतने जवानों को छुट्टी भेजने के बाद कि इतने जवान पेट्रोलिंग पे चाहिए, इतने वहां चाहिए, जबकि उतने मौजूद नहीं है वहां पर। इन पूरी परिस्थितियों में कभी आपके सामने कुछ ऐसा हुआ, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, जहां पे आपको लगा हो कि ये जो ऑर्डर मैं दे रहा हूं एज एन आईपीएस, ये कार्डर ऑफिसर्स शायद ना चाहते हो, या फिर उनका रुख कुछ दूसरा हो सकता है? देखिए, कोई भी सिस्टम की फंक्शनिंग जो है और खासकर ऑपरेशनल फंक्शनिंग जी। किसी विम्स एंड फैंसी से नहीं चलती है। ओके। और लीडर्स वही होते हैं जो ऑन द स्पॉट डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज गुड फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म। राइट। अगर किसी लीडर ने ये डिसाइड किया, और लीडर कोई भी हो सकता है, लीडर आपका सिपाही भी लीडर हो सकता है। एक ट्रैफिक कांस्टेबल जब चौराहे पे रहता है वो डिसाइड करता है कि रेड लाइट होने पे ये गाड़ी नहीं आगे जाएगी, ही इज प्रोनाउंसिंग हिज जजमेंट, और वहां पे खोमचे वाले को वो हटाता है, ही एक्ट्स लाइक ए जुडिशियल ऑफिसर। तो मेरा कांस्टेबल और ट्रैफिक कांस्टेबल भी मेरा एक लीडर है उस पर्टिकुलर चौराहे पे। जी। तो हर एक जगह का एक अनुभव होता है, हर एक जगह की एक परिस्थिति होती है। तो लीडर्स डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज गुड फॉर द मैन पावर। अगर आईपीएस ऑफिसर ने एज ए लीडर डिसाइड किया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको ओन अप करे। ओनिंग अप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमको ये ओन अप करना है एज ए लीडर कि हम क्या कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इसलिए कोई भी आईपीएस ऑफिसर, चाहे वो बीएसएफ में हो, सीआरपीएफ में हो, और किसी भी रैंक का हो, जी। किसी भी रैंक का हो, नॉट नेसेसरली ही शुड बी लीडिंग द फोर्स एज डीजी, he should be anywhere. He should be a company commander, he should be a range DIG, he should be a zonal IG, he is ADG of headquarter or a zone. He has to own up. If he's a leader, he has to own up the responsibility, and he's bloody responsible for every acts of omissions and commission. That is the true leadership. तो मैं समझता हूं कि अगर ये तो इंडिविजुअल केसेस हो सकते हैं, कई ऐसे केसेस होंगे जिसमें आपने अच्छे एग्जाम्पल्स को दिया है, कई ऐसे केसेस होंगे जिसमें बुरे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। ये केस टू केस बेसिस पे निर्भर करता है, बट वी आर टॉकिंग इन अ जनरल टर्म कि हमारा सिस्टम, हमारा इकोसिस्टम जो है वो आईपीएस ऑफिसर्स को क्या बनाता है और बाकी लोगों को क्या बनाता है। तो मैं समझता हूँ कि उस इकोसिस्टम में इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स जो हैं वो परफेक्टली फिट करते हैं और वो लीड करते हैं। सर आपके इतने लंबे अनुभव के बाद, हाइपोथेटिकल है बट आई विल गिव यू द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग, अगर कल आपको 3 सुझाव देने हो, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, चाहे वो सीएपीएफ कार्डर अफसर हो, और चाहे डेप्यूटेशन बगैर आईपीएस हो, 3 सुझाव देने हो इस पूरी परिस्थिति का एक सकारात्मक कोई एक पक्ष निकालने के लिए, या फिर कोई अंत करने के लिए, जो भी व्यवस्था भी चल रही है जिसमें हर पक्ष कुछ हद तक संतुष्ट महसूस करे, वो 3 बिंदुवार क्या बदलाव होंगे, क्या आपके प्रावधान होंगे, क्या समाधान होंगे? मैंने जो शुरू में कहा, मैं इस बात का हमेशा कायल रहा हूँ कि एज ए लीडर I have to lead by taking everyone along. सभी को हमको साथ लेकर चलना है so that कि हम सभी के strength and weaknesses को leverage कर सकें, हम supplement कर सकें। हमारा जो SWOT analysis होता है, SWOT analysis यही होता है कि as a leader I should know कि मेरी सिपाही का strength क्या है, मेरे सब इंस्पेक्टर का strength और weaknesses क्या है, मेरे कंपनी कमांडर का strength और weaknesses क्या है। और हर एक लेवल पे हो सकता है कि एज डीजी मुझे मालूम नहीं हो कि फलाना कंपनी कमांडर की स्ट्रेंथ क्या है, बिकॉज ही इज सिटिंग एट ए फार डिस्टेंस। लेकिन हर एक लीडर का ये अपने अपने लेवल पे ये वो है। तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे पहला सुझाव होगा कि हमें एज ए लीडर इस बात को हमेशा ख्याल रखना है कि हमें करियर प्रोग्रेशन की चिंता करनी है। हमारा व्यवहार उनसे बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक, जिससे कि वो हमें रिस्पेक्ट दें, हम उनके रिस्पेक्ट को अर्न करें, न कि हम फोर्सफुली उसको लें। By virtue of being a leader or being somebody who is higher in this hierarchy, I should not be getting the respect. I should get the respect because of my professional caliber, because of my behavior, because of my strength in leading them. Okay. Number 2. And number 3,
हम उनके स्ट्रेंथ को लीवरेज कर सकें, हम इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स को और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं, जैसा मैंने कहा कि टैक्टिकल ब्रिलियंस में उनका कोई जवाब नहीं है, उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग है, टेरेन की फैमिलियरिटी है उन सब जगहों पे। हालांकि वो भी आते जाते रहते हैं, कभी इस थिएटर से उस थिएटर में जाते हैं, उस थिएटर से दूसरे थिएटर में जाते हैं। सिमिलरली आईपीएस ऑफिसर्स भी जाते रहते हैं। अगर स्टेट की हम बात करें, उत्तर प्रदेश जो है 24 करोड़ की जनसंख्या का स्टेट है। बलिया से लेके गाजियाबाद तक का पूरा स्टेट भरा पड़ा है। आप उत्तर प्रदेश के अगर होंगे तो आप पूरा वो करें, उसमें भी एक आईपीएस ऑफिसर जो है वो कभी गाजियाबाद रहता है तो दूसरे दिन वो आजमगढ़ चला जाता है, उसको ही हैज़ टू ट्रैवल्स। सिमिलरली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के ऑफिसर्स जो हैं उनको भी एक थिएटर से दूसरे थिएटर जाना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस प्रकार उनकी कैलिबर को, उनके स्ट्रेंथ को लीवरेज करें और सप्लीमेंट करें। ओके। और वो सप्लीमेंट जो है वो हमारे पूरे इकोसिस्टम को सुधारने में, इकोसिस्टम को और अच्छा करने में फ़ायदेमंद रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये टर्फ बैटल नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंड कोलैबोरेशंस है, जिससे कि हमारा देश, और हम पूरे लार्जर पिक्चर को ले रहे हैं। हम पिक्चर ये ले रहे हैं कि हमको नेशनल सिक्योरिटी देखना है। राइट। वो आंतरिक सुरक्षा का जो परिदृश्य है, उस आंतरिक सुरक्षा के परिदृश्य में हमें इस बात को देखना है कि हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवान और ऑफिसर्स जो हैं, और साथ ही साथ इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स जो हैं, वो नेशनल पॉलिसी के अंग हैं। उनकी एक एक चीज़ें जो हैं वो इम्पैक्ट करती हैं हमारे नेशनल सिनेरियो को जी। तो इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम एक दूसरे से कैसे कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें ताकि हमारा देश तरक्की कर सके, प्रगति कर सके। सर, इसी नोट पर आज के लिए आपका धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि जितनी तफसील से सारी बातचीत हुई, क्योंकि वक्त की अपनी मर्यादा है और आज एक हम पर्टिकुलर विषय पर बात कर रहे थे, मगर आने वाले समय में अगर किसी दिन मौका मिला, आपके पास समय हुआ, तो थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि इतना लंबा अनुभव आपने उत्तर प्रदेश को बलिया से लेकर और गाज़ियाबाद तक कहा, तो बागी बलिया भी कहा जाता है और जिला गाज़ियाबाद तो भी कहा जाता जी है। जी जी, तो वहाँ फिल्म बनी है। बिल्कुल, जिला गाज़ियाबाद फिल्म भी बनी है। तो वहाँ से लेके वहाँ तक की बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, बहुत सारे हिस्ट्री शीटर हैं, बहुत सारे ऐसे बाहुबली हैं जिनके आपके समय में भी जो रहे और जिसके बाद उनकी कार्रवाई भी की गई उनके खिलाफ। सारी चीज़ों पे विस्तार से चर्चा करेंगे, मगर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए दी एज।